कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ इस तरह से गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। सदन को सभी का बनाना पड़ेगा। वो अगर 200-400 रुपए की भी पर्चा रायशुमारी भर के लाएगा और तब हमसे राय लेगा तो वो हमारी राय की कद्र भी करेगा और हमको सम्मानित मानेगा। राजनीति हमारे लिए कोई पेशा नहीं है, ये एक शौक है। अधिवक्ताओं के बीच में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके सामान्य दिनों में उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का प्रयास करता हूँ। सालों साल अधिवक्ता हितों के मुद्दे को कहना, अधिवक्ताओं के रोजाना की चीजों को उनको पास प्रसारित करना। मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। हाथ पे जान लेके मैं सच कहता हूँ, मुझे जो बात मैं सच कहता हूँ उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, चुनावी प्रक्रिया किसी भी लोकतंत्र के जीवित रहने का एक प्रमाण होती है। चुनाव एक ऐसा अवसर है जब मतदाताओं को अपनी अहमियत का पता चलता है और मतदाता ये समझ पाता है कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप अपना प्रतिनिधित्व किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को सौंप रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनके मतदाताओं तक पहुंचने का एक छोटा सा प्रयास निवेदित कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोषाध्यक्ष पद के एक सशक्त दावेदार प्रवीण शुक्ल जी हैं इस समय। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। भैया आपको प्रणाम और आपके माध्यम से सारे अधिवक्तागण को प्रणाम, माताओं को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। प्रवीण जी, आप जो है युवा अधिवक्ता हैं, इसके पूर्व भी आप चुनाव लड़े थे और लगातार आप जो है अपने मतदाताओं के बीच में लगातार आप जो है बने रहे। क्या लगता है आपको कि आज भी इस कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को वह सुविधा जो वास्तव में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं की जो बेसिक मांग है, मैं जब कचहरी परिषद में आया था या पढ़ाई के दौरान भी जो मांगे सुनता था, आज भी उन मांगों में कोई मूलभूत चेंज नहीं हुए। वृद्ध अधिवक्ताओं के पेंशन की मांग हो, हमारे सुरक्षा संबंधी मांग हो, नए बच्चों को स्टाइपेंड की बात हो, वो बातें तब भी एज इट इज थी, आज भी एज इट इज थी। इसका बेसिक कारण ये है कि हमारे जो नेता जिस भी तरह से चुने जाते हैं या हमारे ऊपर हम भी अपने बतौर अधिवक्ता मतदाता उनको वो बल नहीं देते या वो उस तरह के चरित्रवान लोगों को चुनते नहीं कि वो उनको सही तरीके से सॉल्व करें। सरकारें पूरी तरह से अधिवक्ताओं को दमन में लगी हुई हैं। हमारे बगल के आरटीओ के अधिवक्ता कब बिखर गए हम लोगों ने देख नहीं पाए। हमारे कलेक्ट्रेट कचहरी के तमाम चीज़ों में सुविधाएं आई। हमारा सिविल कोर्ट इतना बड़ा परिसर, 10,000 अधिवक्ता इनरोल्ड हैं यहाँ पे। बड़ी संख्या में नई बहनें आई हुई हैं, पुराने बुजुर्ग बैठते हैं। लिफ्टों से लेके हर चीज़ प्राय खराब रहती है। जिन मुद्दों को हमको दायरे पे लड़ना चाहिए उन मुद्दों को हम उठा नहीं पाते। जो भी स्ट्राइक पिछले कई सालों से हुए हैं, आप उनको जब उठाएंगे और क्रम से देखेंगे तो उसमें कोई अधिवक्ता समूह की मांग नहीं थी। किसी अधिवक्ता की निजी समस्या को उठाना भी हमारा वक्त की जरूरत है, लेकिन हम बाकी समय में शांत आवरों में, शांत समय में क्यों नहीं आम सभा बुला के अपने निजी समस्याओं को, जो अधिवक्ता जिससे रोज 2-4 होता है, हमारी बहनें, एक बड़ी संख्या में बहनें बैठी हुई, हम उस कचहरी में उनके लिए क्यों नहीं हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इधर एक सुविधाएं ऐसा बंद कर दी गई मनमानी रूप से, अधिवक्ता लाचार है और घिस के जाएगा और आपकी गाड़ी लंच आवर से लेके और बाहर तक घूमती रहेगी। इसको कौन उठाए? तेज नारायण शर्मा जी की उन्होंने एक विषय रखा था कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ इस तरह से गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। उन्होंने राजनीतिक समीक्षाओं पे लिखा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं से हमारे बीच की बात हो गई है कि रोज की बातों को रखने वाले, रोज की बातों को सुनने वाले, रोज की बातों को कहने वाले कहीं परिदृश्य में पीछे चले जाते हैं और कोई कुछ दिन के नए खिलाड़ी इस तरह से कचहरी को बिगाड़ने का काम करते हैं। पिछला चुनाव लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर 2 साल में आपके पास 10 दिन में कोई नहीं आया, कोई मुद्दों को 10 साल भी नहीं उठाया, तो किस तरह से वो आपकी बात रखेगा? ये किस तरह से विश्वास पैदा करेंगे? और आप किस तरह से जो है, ये तो चुनाव नहीं है, ये न्याय पर्व है कि जो 24 घंटे आपके बीच में रहा है,
जो आपके साथ सालों साल मेहनत किया है, जो आपके बीच में 12 महीने घूमता है, उसके साथ ये न्याय करने का अवसर है। अगर आप न्याय से झुकेंगे तो कचहरी और ये विधाता आपके साथ अन्याय करेगा। और कचहरी में सिविल कोर्ट कचहरी इतनी कमजोर हो गई है पिछले कुछ वर्षों में, इसकी गिरावट का अंदाजा इस तरह से लगाइए कि मुझे लगता है पूरे देश में पहली ऐसी कचहरी होगी जिसके वाजिब बाइकाट का, जिला जज के बाइकाट का, यहाँ के मजिस्ट्रेटों ने बाइकाट करके जवाब दिया और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। हमारे वरिष्ठ पैर फिसलाते हुए किस मजबूरी के साथ चलते हैं, किस तरह से आप देखते होंगे हमारे छाती पे साफ लग जाता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जबान पकड़ ली गई है, हमारे बोल बिक गए हैं क्या? क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? इसको सोचना पड़ेगा। मतदाताओं को ये लाभ का अवसर नहीं है। 2 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे चुनाव कोई लड़ने आता है तो आप उससे पूछिए कि कैसे आप लड़ोगे। ये न्याय पर्व है, इसको न्याय करने का अवसर है। इसीलिए हमारी आवाज कमजोर रही है। लिफ्ट लगातार खराब होती है, 2 लिफ्ट केवल जजेस के लिए और 2 लिफ्ट सेशन बिल्डिंग में पूरे वादकारी अधिवक्ता और पुलिस कर्मचारियों के लिए। किस व्यवस्था के साथ ये प्लान किया गया, किस तरह से नहीं देखा गया, इसको उठाने और कहने का विषय है। किस तरह से पूरे कचहरी में हर फ्लोर पे, सेशन के सारे फ्लोरों पे बाथरूम की सुविधा दी गई, लेकिन वो बंद है और या तो कुछ उसमें कर्मचारी ताला बंद कर दिए हैं, और नहीं तो उसमें इतनी गंदगी है कि कोई अधिवक्ता चला जाए, कोई वादकारी चला जाए तो उसको खुद बीमारी हो जाएगी। इन मुद्दों को कब उठाएंगे? उसके साथ उनकी सुरक्षा का विषय है। कचहरी में आए दिन कोई ना कोई लोग बैठ जाते हैं, हमारे अधिवक्ता साथी के साथ ही बैठ के विवाद कर देते हैं और फिर इसके बाद हमारा ही अधिवक्ता साथी अपने अधिवक्ता साथी के साथ जो है नहीं खड़ा हो पाता। इसको देखने का विषय है। शुक्ला जी, ये सारी अक्षमताएं जो पूर्व की कार्यकारिणियों के द्वारा, किसी एक कार्यकारिणी को इसका दोष नहीं दिया जा सकता है, ये पूर्व के जितने भी पदाधिकारी रहे हैं कहीं न कहीं उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए किस तरह से आप वहाँ अपनी बात को रखेंगे कि सदन उसको क्रियान्वित करे, उसको मूर्त रूप देने का कार्य करे? क्या करेंगे आप? ये बहुत वाजिब सवाल है और इसको मैं खुद चाहता था कि इस विषय को रखूं। भाई आपका आभार है कि आपने इस विषय को रखा। जिस सदन को आप कह रहे हैं वो सदन का विषय ये है कि वो सदन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली हो। नए अधिवक्ताओं के मान की सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा, ये गारंटी हमें देनी होगी। वरिष्ठों के सम्मान की सुरक्षा, उनके अनुभव को साझा करने के लिए सुरक्षा, एक मंच, ये हमको सुरक्षा देनी होगी। मंच पे महिलाएं आए, नया अधिवक्ता अपनी मंच पे बात रख सके और वरिष्ठ जिसके पास वास्तव में इस कचहरी को देखने का, समझने का अनुभव है, वो ईमानदारी से बिना डर के आके अपने आगे की मंच पे बैठ सके। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास बहुत बेहतर काम है, तो उनके अनुभव का लाभ हो, इसके लिए ये श्योर करना पड़ेगा कि वरिष्ठ जब भी आएंगे वो आगे की सीट पे बैठेंगे। कुछ सेलेक्टेड चेहरे ही बार बार अपनी बातें रखते हैं, कोई नई बात आ नहीं पाती। इस सदन को सभी का बनाना पड़ेगा, हर किसी का बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तमाम सारे ऐसे छद्म भेषधारी अधिवक्ता भी जो है कचहरी परिसर में मिल जाते हैं। संभवतः इन्हीं लोगों की वजह से जो है सारे जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सदन के पटल पर किस तरह से इस बात को रखेंगे ताकि एक बेहतर माहौल, एक बेहतर वातावरण कचहरी को मिल सके? क्या कहेंगे आप? इसके लिए पहले तो एक विश्वास पैदा करने का काम होगा। कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के नए बच्चों ने कुछ प्रयास भी किया, उनकी रिकमेंडेशन पे कोई कार्रवाई हुई? हमने ऐसा नहीं पाया। जिन तथ्यों पे भी ये गलत लोग बैठे हैं, किसी भी कारणों से बैठे हैं, उनको ये विश्वास जताना पड़ेगा कि आपके हितों की रक्षा करते हुए हम इनको हटा देंगे। इनका काम है, अपना काम लेके आएंगे, आपके माध्यम से कराएंगे, लेकिन ये अधिवक्ता के रूप में अपने आप को नहीं पेश करेंगे। इसकी श्योरिटी देनी पड़ेगी। कचहरी में एक गलत लोग, गलत अपराधी, प्रॉपर्टी डीलर, ये अधिवक्ताओं के लाभों पे कुठाराघात करे, इसके लिए इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी। और ये देखिए कचहरी बहुत प्यार देती है, ये सभी को जानती है कि अच्छा है कौन, बुरा कौन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी कार्रवाई, ऐसी सूचिता लाऊं कि वो लोग खुल के अपनी बात रख सके और बातों को रखा। बिल्कुल शुक्ला जी, इसी से ही जुड़ा सवाल है। यहाँ का मतदाता ऐसे अधिवक्ता को अपना नेता बनावे, जो व्यक्ति यहाँ प्रैक्टिशनर है वास्तव में वही यहाँ के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से कचहरी किसी के प्रोफाइल मेकिंग का विषय नहीं है।
कचहरी का नेता आप बन के कचहरी के बाहर आप अपना विषय मजबूत करेंगे, आप प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, उसका खामियाजा हम झेलेंगे, आपके अच्छे बुरे चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे और हमारा कचहरी का अधिवक्ता लड़ेगा, ये विषय नहीं। हम किसी छद्म भेषधारी के प्रोफाइल मेकिंग के लिए और किसी छद्म भेषधारी को लाभ देने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट को पुख्ता करने के लिए हम नहीं हैं। इसके लिए जो भी सूचिता होगी कचहरी के लोगों के एक सदन के माध्यम से ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। सीओपी एक विषय लाया गया था कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से बाइफरकेट कर दिया जाए। अगर हम उसे ईमानदारी से लागू कर देते, हमारी भी गलती रही, हम सभी की गलती रही, कुछ हमारे साथी कहीं तैयारी में थे, हम उनको लाभ देने के लिए जो चीज़ किए उसका लाभ कोई दुकानदार, कोई अपराधी, कोई गलत लोग भी ले लिए और वो भी अधिवक्ता। बल्कि हमारी सीओपी बाद में बनी, लेकिन उन लोगों की सीओपी पहले बन गई। कभी कचहरी में 1 रुपए का वकालतनामा नहीं लगाया और हमको उसको 1 लाख रुपया देना पड़ गया, 2 लाख रुपया देना पड़ गया, तो हमारे संसाधनों पे गैरवाजिब दबाव है ना। अच्छा, हम किसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो मान चला कि हमने कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन उन वकील साहब के यहाँ झगड़ा हो गया तो वो केवल वकील साहब केवल सीओपी रख के बैठे हुए हैं या कचहरी में कार्ड बना के बैठे हुए हैं। तो हमारे संसाधनों पे, हमारे नेतृत्व पे अलग तरह के दबाव को कमजोर करने की जरूरत है और इसको बहुत मजबूती से कहने और सुनने की विषय है और इसके लिए निश्चित रूप से एक सुचिता का माहौल बनाने का विषय होगा। जो प्रैक्टिशनर लॉयर है, आर्थिक समृद्धि उसकी और बेहतर हो सके, इसके लिए क्या आपकी कार्य योजना है, क्या बताएंगे आप? मुझे लगता है नए अधिवक्ता को कुछ न कुछ, खासकर जो शुरुआती 3 साल के हो, हम उनको कैसे कुछ स्टाइपेंड दे पाएं। पुराने अधिवक्ता, हमारे बगल के कचहरी, कलेक्ट्रेट कचहरी में वो पेंशन स्कीम शुरू हुई है, वहाँ पे ईमानदारी से बढ़ जा रही है, हम भी उसको देना चाहेंगे। तीसरा विषय है कि आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे। राह चलता हुआ अधिवक्ता कोई हाथ दे के रुक जाता है। कचहरी में भी आता है तो किसी न किसी संबंधों के आधार पे आता है, किसी न किसी जुड़ाव के आधार पे आता है, अधिवक्ता उसे वो राय ले लेता है। इसके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था और इसके लिए मैं पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ कि जब भी मैं आऊँगा पर्चा राय शुमारी इसको लाऊंगा, कम से कम आप लेने आइए हमसे राय, तो मिनिमम एक फीस दीजिए हमको। और दूसरा ये इंश्योर्ड हो कि अधिवक्ता ने जो ज्ञान समय खर्च करके, अपने जीवन को खर्च करके पाया है, उसको आप यूं ही नहीं करेंगे। वो फ्री में राय लेता है और फिर वो राय की कीमत नहीं समझता, फिर वो 10 जगह राय लेता है। वो अगर 200-400 रुपए की भी पर्चा राय शुमारी भर के लाएगा और तब हमसे राय लेगा, तो वो हमारी राय की कद्र भी करेगा और हमको सम्मानित मानेगा कि यहीं पे डॉक्टरी पेशा है जो बहुत फल फूल रहा है। रात को लाइन लगाएंगे, सुबह उसके यहाँ खड़े रहेंगे, उसको 500-1000 रुपए की फीस देंगे, उन्हीं के यहाँ से दवा लेंगे, तब उनकी गरीबी नहीं आती। देखिए हमारे बीच में आएंगे तो क्योंकि हमारे बीच में इतना बंटवारा है, और दूसरा हमने तो फीस स्ट्रक्चर को लेकर पहले भी काम किया है। हर सीट पे हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर का एक पंपलेट रखवाया था अपने पूरे कार्यकाल में, जब मैं उपाध्यक्ष था। उसको मैं फिर से कराऊंगा, और जब वो बार की इंश्योरेंस पे होगा तो कोई भी अधिवक्ता अपने साथी से कह पाएगा, अपने रिलेटिव से कह पाएगा कि देखिए ये फीस तो इतना रुपया है, इससे कम लेने पे बार हमारे पर कार्रवाई कर सकती है। तो एक फीस का स्ट्रक्चर बेसिकली बढ़ेगा। दूसरा, जो नए अधिवक्ताओं के हितों की बात आप कहे, उनको चैम्बर्स की जरूरत है। पिछले कई सालों से कोई चैम्बर की पहल नहीं हो पा रही। हम राजनीतिक प्रतिष्ठानों से कैसे अपना विश्वास खो रखे हैं, उनको जोड़ने का विषय करेंगे। किस तरह से राजनीतिक घड़ियालों में अपनी पहल बने और उसको ये मजबूर किया जाए कि अधिवक्ता हितों की अनदेखी करके आप यहाँ पे बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक सुचिता के साथ उनको, एक विश्वास के साथ, इनको आत्मबल के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा से रिलेटेड हम लोगों ने प्रयास किया था, आपको याद होगा एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए एक शिकायत किया और निजी रूप से मैंने पहल भी किया था। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टर जो बैठा, लेकिन कोई सुविधाएं याद नहीं, आज वो बंद रहता है। गेट के अंदर जो कैसे अधिवक्ता आएंगे, इसके लिए निश्चित रूप से अगर कचहरी में उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए गेट पास बने। बार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास की व्यवस्था निश्चित रूप से करवानी चाहिए और ये कराई जाएगी। दूसरा, बार बेंच का रिलेशन जो पिछले दिनों में एक तरफा हो गया है, बिल्कुल। और बार बेंच का रिलेशन एक तरफा ना हो और इसमें दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत हो, विश्वास हो, एक आत्मीयता हो, इसके लिए जो निश्चित रूप से पहल की जाएगी। जब बार का वकालतनामा जब से लगना शुरू हुआ, तो बार के वकालतनामे में अधिवक्ता का एक अंश जो है निर्धारित किया गया। जो अनुपात जो शुरुआत से चल रहा है, उस हिसाब से अंश का निर्धारण हो, क्या इसके लिए कोई आपकी कार्य योजना? इसको लेके दो मत हो सकते हैं, या तो हम ईमानदार हो जाएं और नहीं तो ईमानदारी से उनका हिस्सा उनको दे दे।
बार में ईमानदारी से अगर काम हो जाए तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिक योजना है, जो मैं पहले भी कहा था कि अधिवक्ता बीमा मूलभूत चीज़ है और ये गारंटी होगी कि हर अधिवक्ता एक पैसा पा जाए और ये उसकी लाइफ को सिक्योर करने का विषय होगा। तो या तो बार ये जिम्मेदारी ले ले कि अधिवक्ता के पैसे से हम बीमा कराएंगे, उनको सुविधाएं ईमानदारी से देंगे, और नहीं ईमानदारी वहीं पे हो जाए कि शुरुआत में ही उसका अंश ईमानदारी से दे दिया जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल के रूप में मैं आपके समक्ष जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का अधिवक्ता मतदाता आपको ही अपना कोषाध्यक्ष बनाए, क्यों? राजनीति हमारे लिए कोई पेशा नहीं है, ये एक शौक है। चुनाव लड़ना हो, चुनाव ना लड़ना हो, पद पे रहा हूँ, पद पे ना रहा हूँ, अधिवक्ताओं के बीच में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके सामान्य दिनों में रेगुलर मिलने का काम करता हूँ और उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का प्रयास करता हूँ। मैं एक अधिवक्ता पिता का पुत्र हूँ। ये अधिवक्ता पुत्र होना मुझे लिए जिम्मेदारी और व्यवहार का विषय है और इस व्यवहार को मैं ईमानदारी से निभाता हूँ। सालों साल अधिवक्ता हितों के मुद्दे को कहना, अधिवक्ताओं के रोजाना की चीज़ों को उनके पास प्रसारित करना, उनके पास लगातार जुड़ा रहने का काम मैं करता हूँ। और कम से कम मैंने अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाया है कि मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। हाथ पे जान लेके मैं सच कहता हूँ, मुझे जो बात मैं सच कहता हूँ उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अपनी पर्सनालिटी के आधार पर वोट मांगने आया हूँ, अपने निजी संबंधों के आधार पर वोट मांगने आया हूँ और आपके प्यार के आधार पर वोट मांगने आया हूँ। मेरे पास देने के लिए एक सम्मान है और लेने के लिए भी केवल आपका प्यार। लास्ट बात मैं कहूँगा, कचहरी के लिहाज से जिस तरह से कचहरी में इधर के दिनों में विषयों को खराब करने का विषय चल रहा है, जो यहाँ पे कचहरी के लिए रोजमर्रा के जीवन में अपने प्रयासरत है, उनकी निजी सरोकार हैं, वो सुख दुख में आपको अनुपस्थित मानता है और आप बड़े दिग्गज खिलाड़ी की तरह से आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कचहरी को एक तरफा हम खरीद लेंगे। तो उसके लिए कहता हूं कि अति के बाद क्षति तय है, चाहे आप कितने बड़े दिग्गज हो। आपका प्रवीण। बहुत सारी पंक्तियों से आपने जो है अपनी आवाज़ को रखा है, तो मैं भी जो है आपके उत्साहवर्धन के लिए जयशंकर प्रसाद जी की 2 लाइन में कह देता हूँ कि परिश्रम करता हूँ, अविराम बनाता हूँ क्यारी और कुंज, सिंचता दृग जन से सानंद खिलेगा कभी मल्लिका पुंज। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने मतदाताओं को बेहतर बातें और अपनी कार्य योजनाओं से अवगत कराया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।